हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज जियोग्राफी की श्रृंखला में भूकंप पार्ट 2। जैसा कि इससे पहले हमने आपको भूकंप के बारे में विधिवत जानकारी दे दी थी कि भूकंप किन कारणों से उत्पन्न होता है, भूकंप में कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा हमने और भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई थी, या विश्व में हमारे भूकंप की कितनी पेटियां हैं, ठीक है, जिनके सहारे से भूकंप आता है। आज हम बात करेंगे भारत में भूकंप के क्षेत्र। क्लियर? आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? भारत में भूकंपीय क्षेत्र। भारत के ऐसे क्षेत्र जो भूकंप से प्रभावित रहते हैं, जो अधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसी में हम पढ़ेंगे, रीड महोदय ने भूकंप के बारे में एक थ्योरी दी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने आपको जो पेटियां बताई जिनके सहारे से भूकंप आता है, जिनके सहारे से भूकंप आता है, उन पेटियों के विषय में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था कि जो भूकंप की पेटियां, ध्यान से देखना, भूकंप की पेटियां कौन कौन सी थी? विश्व में भूकंप की पेटियां, विश्व में भूकंप की पेटियां कह सकते हैं, विश्व में भूकंप का वितरण। ठीक है, कितनी पेटियां थी? 4। ठीक है, कितनी पेटियां थी? 4 पेटियां थी। अगर हम बात करें, सबसे पहली हमारी पेटी कौन सी थी? परिप्रशांत पेटी। कौन सी थी? परिप्रशांत पेटी या भूकंपी पेटी। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलता है, जैसे उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसी आधार पे आपको उन्हें चूज करना है। तो परिप्रशांत पेटी के सहारे जो भूकंप आते हैं वो कितने परसेंट? लगभग 63% भूकंप हमारे परिप्रशांत पेटी के सहारे से आते हैं। लगभग 63% भूकंप हमारी प्रशांत पेटी के सहारे आते हैं। ठीक है, दूसरा है, इसी में क्वेश्चन छिपा हुआ है, इसीलिए हम आपको दोबारा से समझा रहे हैं। दूसरा है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी आपने देखा होगा, हमने आपको बताया भी था, फिर से बता देते हैं। ठीक है, मध्य महापेटी कहाँ से? यानी महाद्वीपों के मध्य से होकर गुजरती है। यानी हम बात करें तो हमारे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से या उत्तरी भाग से शुरू होती है और भारत के ऊपरी हिस्से से यानी हिमालय पर्वत से होते हुए, हिंदुकुश पर्वत से होते हुए, काकेशस पर्वत और भूमध्य सागर को पार करते हुए किससे मिल जाती है? मध्य महासागरीय पेटी से मिल जाती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे भूकंप कितने परसेंट आते हैं? 21% जो भूकंप है वो हमारे मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे आते हैं। अब तीसरा हमारा बचा मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक, इसी को कहा जाता है मध्य सागरीय पेटी। ठीक है, इसके सहारे से लगभग 15% या 14% भूकंप आते हैं और जो बचा हुआ है वो हमारा चौथे में आ जाता है, यानी अन्य पेटी या अन्य प्रकार। ठीक है, जिसमें हमारे 2% आ जाते हैं। ठीक है, पूरा हो गया होगा। तो अगर हम इन्हें काउंट कर ले तो ये लास्ट में हमारा कितना बैठता है? जाके 100%। आपको आंसर देना है, आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर देना है। भारत किस पेटी के अंतर्गत आता है? जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे सभी पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, उसी में हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं। जैसे कि हमने कल आपसे
लास्ट में क्वेश्चन पूछे, अब लास्ट में ना पूछकर साथ ही साथ पूछते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो भारत किस पेटी के अंतर्गत आता है, या भारत में भूकंप किस पेटी के सहारे आते हैं? भारत में भूकंप किस पेटी के सहारे आते हैं? चलिए कमेंट करके जल्दी से हमें आंसर दीजिए, भारत में भूकंप किस पेटी के सहारे आते हैं? जल्दी देने, कौन कितना ध्यान से या कौन कितना अटेंटिव होकर पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा होगा उसको आंसर तुरंत ही देगा। चलिए इसे आप नोट भी कर लीजिए। आगे बात करते हैं, रीड महोदय ने जो थ्योरी दी है, यानी रीड महोदय ने भूकंप के बारे में एक परिभाषा दी है, ठीक है। चलिए नोट कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं रीड का पुनश्च प्रत्यास्थता सिद्धांत या संकल्पना। पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि रीड महोदय ने जो संकल्पना दी है वो संकल्पना किससे संबंधित है? जो रीड महोदय ने संकल्पना प्रस्तुत की वो संकल्पना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भूकंप से। रीड महोदय ने बताया कि प्रत्येक चट्टान में, ध्यान से सुनना है, प्रत्येक चट्टान में एक निश्चित सीमा तक वलय होने की क्षमता होती है, यानी एक निश्चित मात्रा में वो वलित हो सकती है या उसे मोड़ा जा सकता है। इससे अधिक जब वो मोड़े जाने का प्रयास किया जाता है, इससे अधिक उसे घुमाने का प्रयास किया जाता है, तो वो क्या होता है? टूट जाती है और टूटकर पुनः संतुलित होने का प्रयास करती है। इसे ही कहा जाता है पुनश्च प्रत्यास्थता। अगर हम पूरी परिभाषा नहीं याद कर सकते हैं तो इतना याद रखना, रीड महोदय ने जो संकल्पना प्रस्तुत की है वो चट्टानों के संबंध में थी, और चट्टानों के संबंध में क्या थी? पुनश्च। पुनश्च किसे कहते हैं? पुनः यानी दोबारा, पुनः मतलब दोबारा, ठीक है। प्रत्यास्थता, अगर इसको हम अलग अलग करें तो प्रति स्थिति, यानी अपनी पहले वाली स्थिति में आने का प्रयास करती है, यानी प्रत्येक चट्टान में एक निश्चित सीमा तक मोड़े जाने का गुण पाया जाता है। उससे अधिक जब उसे मोड़े जाने का प्रयास किया जाता है तो वह टूट जाती है और टूटने के बाद पुनः स्थिति में आ जाती है। कैसे? जैसे हमारे पास एक पेन था, हमने उसे मोड़ा तो वो थोड़ा मुड़ा, लेकिन हमने उसे ज्यादा मोड़ने का प्रयास किया तो वो दो भागों में विभाजित हो गया। जब वो दो भागों में विभाजित हो गया, आप देख सकते हो जैसे हमारे पास कोई लकड़ी थी या कुछ भी था, हमने क्या किया? उसे मोड़ने का प्रयास किया, उसने इस तरह का आकार ले लिया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब ये वाला भाग दो भागों में विभाजित हो जाएगा तो जो हमारी लकड़ी होगी वो पुनः इस तरह से हो जाएगी, ना कि इस तरह से। तो समझ में आ गया होगा। यानी जो रीड की पुनश्च प्रत्यास्थता की संकल्पना थी उसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक चट्टान में एक वलय होने की एक निश्चित क्षमता होती है, उससे अधिक जब उसे मोड़ा जाता है तो वो टूट जाती है और टूटकर पुनः अपनी स्थिति में आने का प्रयास करती है, जिससे उसमें जो ऊर्जा होती है वो भूपटल पर जाकर टकराती है, जिस कारण भूकंप आते हैं। तो आपने समझ लिया होगा रीड महोदय ने क्या कहा। कभी कभी पूछ दिया जाता है भूकंप से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, ये भी आप लिख लीजिए, इसे हम साफ किए दे रहे हैं। भूकंप के द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है। तो जब भूकंप आता है तो किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? उस ऊर्जा को कहते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्या कहते हैं?
प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब लीड का पुनः प्रत्यास्थता संकल्पना में आप लिख लीजिए प्रत्येक चट्टान में एक निश्चित मात्रा में बलन का गुण पाया जाता है। बलन का गुण पाया जाता है। इससे अधिक मोड़ने पर, इससे अधिक बलित करने पर या मोड़ने पर चट्टान टूट जाती है तथा ऊर्जा भूपर्पटी पर टकराती है। भूपर्पटी पर टकराती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही प्रत्यास्थ रीढ़ का पुनश्च प्रत्यास्थता संकल्पना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं जब भूकंप आता है। जैसे जब भूकंप का हमें कैसे पता चलेगा, या जो वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे पता कर लेते हैं कि यहाँ पर भूकंप आने वाला। उसका कारण यह है कि हमारे वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है, ये भी लिख लो, भूकंप आने से पहले, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता हो जाती है? किस गैस की प्रधानता हो जाती है? ठीक है, तो जब भूकंप आता है इससे पहले ही हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस अचानक तेजी से बढ़ने लगती है और अनुमान लगाया जाता है कि इस स्थान पर भूकंप आके आने की संभावना है। इसके अलावा पशु पक्षियों की हरकतें ऐसी हो जाती है, यानी जो उनका व्यवहार होता है वो अचानक से बदल जाता है। पक्षी अचानक रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। कुत्ते और बिल्लियां अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगती हैं। कुत्ते रोने लगते हैं, बिल्ली भी रोने लगती है। मतलब इस तरह की वो क्या देते हैं, सूचनाएं देते हैं, पूर्व अनुमान, यानी पूर्व से हमें सूचनाएं देने लगते हैं कि कुछ विनाशकारी होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कल भी हमने आपको बताया मुख्य कारण, भूकंप आने का मुख्य कारण भूकंप आने का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक, ध्यान से देखना, प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि हम बात करें भूकंप आने का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक है। प्लेट टेक्टोनिक में अगर हम बात करें हमारी अभिसरण गति भी है, अभिसरण गति भी है, और इसके अलावा हमारी कौन सी गति भी है? मुख्य रूप से अभिसरण गति को ही माना जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी हम कह सकते हैं अभिसरण में ही आ जाती है। यानी मुख्य अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कौन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो अभिसरण गति हमारी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कारण क्या? अभिसरण गति में दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिस कारण क्या होता है, जब टकराती हैं तो हमारी जो भूपर्पटी है वो हिल जाती है, उसमें बहुत जोर का झटका लगता है, हिल जाती है, जिस कारण हमें कंपन महसूस होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आप बात करते हैं आगे। ये देखिए हम देख सकते हैं जो प्रशांत महासागर है, ये क्या है? प्रशांत महासागर, ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये सबसे बड़ी प्लेट, यानी कि हम बात करें भारतीय, अगर हमारे विश्व में सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागरीय है, इसके बाद हमारी दूसरी प्लेट यूरेशियन है, और लगातार प्रशांत प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या होती है? टकराती है। यहाँ पर टकराव होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर टकराव होता है, और दूसरा टकराव हमारा कहाँ होता है?
इस प्लेट के साथ होता है। यानी ये प्लेटें लगातार क्या होती है, आपस में टकराती हैं। एक तो हमारी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, दूसरा हमारी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो जहां पर टकराती, ये भाग हम देख रहे होंगे, पहले भी आपको बताया है, रूस का ऊपरी भाग जिसे कम चिटका प्रायद्वीप कहते हैं, रूस का ऊपरी भाग याद रखना, रूस का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, रूस का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, कमचटका प्रायद्वीप। तो यहाँ से शुरू होता है कमचटका प्रायद्वीप, जिसे हम कहते हैं क्यूराइन द्वीप समूह, एलिशियन द्वीप समूह, सखाइन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, फिलिपाइन द्वीप समूह, इसके अलावा हमारे इंडोनेशियन द्वीप समूह। यहाँ पर क्या होता है, भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। कारण क्या है, प्लेटें आपस में टकरा रही है, प्लेटें आपस में टकरा रही है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं भारत में भूकंपी क्षेत्र, ठीक है। भारत में ना करके इसे हम थोड़ा सुधार लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत या भारतीय उपमहाद्वीप, एक सेकेंड, भारतीय उपमहाद्वीप। अरे भाई, भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप क्यों कहा गया, क्योंकि ये महाद्वीप ना होकर महाद्वीप का एक हिस्सा है, इसलिए से उपमहाद्वीप कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप, चलिए आज हमें अध्ययन करना है भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप। तो हमने ये जाना भूकंप कैसे आता है। जब भूकंप आता है तो जनमानस को बहुत ही ज्यादा हानि होती है। हानि किस कारण होती है दोस्तों, भूकंप तो हर जगह आता है। जापान में पहले, अगर हम बात करें, जापान में पहले भूकंप से बहुत ही ज्यादा हानि हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कारण क्या है, अब वहाँ पर जो निर्माण कार्य होते हैं, जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, उसमें भूकंप तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। भूकंप तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे वहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं या जो भी भवन बनाए जाते हैं, तो उसमें हल्की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण अगर बिल्डिंग गिरती भी है या घर गिरते भी हैं तो लोगों की जान नहीं जाती है, या जो भी सामान होता है उससे अधिक नुकसान नहीं होता है। भूकंप निकल गया, फिर से उन्होंने अपने घरों को खड़ा कर लिया। इसके अलावा जो वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें वहाँ भी तो होंगी। या हम बात करें, हमने बात की थी अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास लॉस एंजल्स है, जो कि जहाँ बहुत ही तेज भूकंप के झटके महसूस होते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं। कारण उसका क्या है, जो लॉस एंजल्स है वहाँ पर इमारतें तो बनाई गई हैं, लेकिन उसमें जो इमारतें हैं, इमारतों के नीचे चट्टानों का अध्ययन किया गया, और चट्टानों का अध्ययन करने के बाद उन इमारतों की संरचना इस प्रकार की गई है जिससे भूकंप, यानी हम अगर बात करें तो भूकंप रोधी प्रणाली को ध्यान में रखकर संरचना की गई है। जब भूकंप आता है, भूकंप जिस स्पीड से आता है उसी प्रकार हम आराम से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो इमारतें होती हैं, इमारतें भी हिलती हैं लेकिन गिरती नहीं है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप से जान माल को हानि क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो इमारतें बनाई जाती हैं या जो भी निर्माण कार्य किया जाता है वह चट्टानों का अध्ययन करके नहीं किया जाता। अगर चट्टानों का अध्ययन करके किया जाए तो ऐसा बिल्कुल ना हो। निर्माण कार्य करने से पहले अगर भूकंप से होने वाले नुकसान को बचाना है तो भूकंप आने से पहले या निर्माण कार्य करने से पहले, चाहे वो भवन निर्माण हो, चाहे वो पुल निर्माण हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे बांध निर्माण हो, ऐसा करने से पहले नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जब नगर निगम से प्रमाण पत्र आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर पहले जांच होगी, जांच के बाद चट्टानों का अध्ययन किया जाए, इसके बाद ही आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि भूकंप की दृष्टि से आपका वह स्थान सेफ है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड में एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। ठीक है,
अब आप ये सोचो, एक पहाड़ पर क्या किया गया, पहाड़ वैसे भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहाड़ों में ही पानी को रोक दिया, पहाड़ी क्षेत्र में ही, ध्यान से सुना है, पहाड़ी क्षेत्र से जैसे ही पानी निकलता है हमने उसे क्या कर दिया, उसे रोक दिया। पानी को रोकने से, जैसे पानी आ रहा था, जब हमने उसे रोक दिया तो पीछे की तरफ पानी क्या हुआ, भर गया, एक विशाल कृत्रिम जलाशय का निर्माण हो गया, जो कि सही नहीं था। कारण क्या था, ये प्राकृतिक रूप से नहीं, हमने उसे बांधा, यानी कृत्रिम रूप से हमने उसके साथ छेड़छाड़ की। तो जब हमने उस पानी को रोक दिया तो चट्टानों में क्या हुआ, असंतुलन महसूस हुआ होगा कि नहीं होगा। जैसे जब पानी निकल रहा था तो उसी आधार से प्राकृतिक रूप से निकलता था और निकलता रहा। हमने क्या किया, वहां पर हमने पानी को बांध दिया। जब पानी को बांधा, ध्यान से सुनना है, जब पानी को बांधा तो चट्टानों में अस्थिरता आ गई, चट्टानों में अस्थिरता आ गई। धीरे धीरे चट्टानों में वलन की क्रिया पड़ेगी और वलन के बाद वहां पर तेज भूकंप आएंगे। तेज भूकंप अगर आएगा, सोचिए उत्तराखंड में एक बांध बना हुआ है, शायद आपको पता होगा, टिहरी बांध, ठीक है। अगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां पर जो टिहरी बांध बना हुआ है उसका वैज्ञानिकों ने भलीभांति, भूगोलवेत्ताओं ने भलीभांति अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उसका निर्माण किया गया। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर टिहरी बांध टूट गया तो क्या होगा, अगर टिहरी बांध टूट गया तो दिल्ली पूरा बह जाएगा, पता नहीं चलेगा कि दिल्ली कहाँ गया है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने देना चाहिए। कारण क्या है, अब आजकल का मनुष्य तकनीक से इतना अधिक जुड़ चुका है, वो इतना अधिक तकनीक से लैस हो चुका है कि वह स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह की योजनाएं और तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप। वैसे हमने सुना है कि नेपाल, हम जानते हैं नेपाल और भूटान भारत का ही हिस्सा थे, भारत से ही टूटकर अलग हुए, लेकिन हमने इसीलिए इसीलिए हेडिंग है भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप। कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप आए वो कहाँ कहाँ आए। भारतीय उपमहाद्वीप को भूकंप की दृष्टि से कितने जोन में बांटा गया है और कौन से जोन या कौन से क्षेत्र किस जोन में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में, पहले तो 5 जोन थे, पहले तो 5 जोन हुआ करते थे, अब प्रेजेंट टाइम में 4 जोन है। कौन कौन से, जोन 2, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 6। पहले जोन 1 हुआ करता था, लेकिन जोन 1 क्या कर दिया गया, जोन 1 को अब समाप्त कर दिया गया। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कौन कौन से जोन है, तो 1 2 3 4 जोन नहीं है। कौन कौन से हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, या हम कह सकते हैं जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। सबसे खतरनाक जोन हमारा कौन सा है, सबसे खतरनाक जोन 5, सबसे संवेदनशील। परेशान नहीं होइए, सब बताएंगे। सबसे संवेदनशील हमारा जोन कौन सा है, जोन 5। कौन सा है, जोन 5। जोन 5 के अंतर्गत क्या कौन सा क्षेत्र आता है, तो जोन 5 के अंतर्गत हमारा ये वाला क्षेत्र, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ध्यान से देखना है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। यानी जोन 5 के अंतर्गत ध्यान से देखना है, जोन 5 के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आया, तो जोन 5 के अंतर्गत हमारा हिमालयी क्षेत्र आया। कौन सा क्षेत्र आया, हिमालयी क्षेत्र आया। कारण क्या है, हिमालय पर्वत जो है वो हमारा अस्थिर है, ठीक है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट, ये यहाँ हमारी कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे हमारी इंडियन प्लेट क्षेपित हो रही है।
यानी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का लगातार क्या हो रहा है, लगातार टकराव हो रहा है, जिस कारण जो हिमालय पर या हिमालय क्षेत्र पर तेज झटके महसूस किए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र पर तेज झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र हमारा किस जोन में आ गया, जोन 5। ध्यान से देखना है। इसके साथ साथ जो हमारे पूर्वोत्तर की, ये पूर्वोत्तर की श्रेणियां दिख रही होंगी, और इसके साथ साथ ये क्षेत्र आपका ये किसमें आ जाता है, ये देखिए जोन 5। यानी हिमालयी क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वोत्तर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पूर्वोत्तर का क्षेत्र। परेशान नहीं होइए, परेशान होने की बात नहीं है, धीरे धीरे सीखो, इसीलिए हम आराम से आपको बड़ा बताते हैं। पूर्वोत्तर तथा अंडमान, ठीक है। अब देखिए ये हम आपका एक एक करके बताते हैं। हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र का बात करें, हिमालय क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से हमारे राज्य आ जाएंगे, जे एंड के। कौन कौन से आ जाएंगे, जे एंड के, पूरा जम्मू कश्मीर। क्लियर। जो हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है, यानी एक तो हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, इसके साथ साथ हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। क्या हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ध्यान से देखना, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हमारा उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के साथ साथ हमारा सिक्किम हो गया। क्या हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम के साथ साथ बिहार का उत्तरी भाग हो गया, बिहार का उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। क्या हो गए, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य के साथ साथ क्या हो गया, अंडमान निकोबार। क्या हो गया, अंडमान निकोबार। अब की बात कर रहे हैं, अब के इतने क्षेत्र हमारे जोन 5, इसके साथ साथ गुजरात का भुज, यानी हमारा गुजरात का क्षेत्र हो गया। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सबसे संवेदनशील क्षेत्र हमारा कौन सा है। सबसे संवेदनशील क्षेत्र हमारा जोन 5 है। कौन सा है, जोन 5। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए प्लीज। अब गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कच्छ का रण, गुजरात में कच्छ का रण लिख लीजिए, हम सब आपको समझा देंगे। ठीक है, तो जोन 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें जोन 4 की। जोन 4 की, तो जोन 4 में हमारा क्या आता है, यानी ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इनके निचले हिस्से, इनके निचले भाग, या हम कह सकते हैं उत्तर भारत, उत्तर भारत के राज्य जो हिमालय क्षेत्र से लगे हैं, जो हिमालय क्षेत्र से लगे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, उत्तर भारत के क्षेत्र जो हिमालय से लगे हुए हैं। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे जोन 4 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं जोन 4 की।
सॉरी जोन 4 हो गया, जोन 3 की, ठीक है। इसकी बात करते हैं जोन 3 की। जोन 3 में हमारा आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों में देखना है हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहां से कहां तक है। अभी आगे बताएंगे भी ये वाला क्षेत्र, यहां से इस तरह का ऐसे है हमारा प्रायद्वीपीय, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो जोन 3 के अंतर्गत हमारा आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। क्या आ जाएगा, जोन 3 के अंतर्गत आता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जोन 2। क्या आता है, जोन 2। जोन 2 के अंदर शेष भाग जो बचते हैं वो हमारे जोन 2 के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए पहले भूगर्भ शास्त्रियों का ये मानना था कि जो भी भूकंप आते हैं तो वो इस कारण आते हैं क्योंकि जो हमारी प्लेटें हैं वो आपस में क्या हो रही है, अभिक्षेपित हो रही हैं। लेकिन जब कोयना और लातूर, ठीक है, दो भूकंप आए और दोनों क्षेत्र हमारे किसके थे, प्रायद्वीपीय भारत के थे, तो इससे उनकी सोच को बहुत बड़ा धक्का लगा, और उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो अध्ययन में इनके निम्न कारणों का पता चला। वो कारण कौन कौन से थे वो आप जान लो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लातूर की, ठीक है। इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लातूर भूकंप की। लातूर, ठीक है। लातूर ये स्थान कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। लातूर में भूकंप आया था 1993 में, ठीक है। 1993 में भूकंप आया और इसका कारण क्या था, जब अध्ययन किया गया, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा हिमालय से संबंधित नहीं था, पूर्ण स्थिर इसे माना जाता था, लेकिन फिर भी भूकंप आया। तो भूकंप का अध्ययन जब किया गया, यानी जब हमारी चट्टानों का अध्ययन किया गया, तो क्या पता चला कि जो चट्टानों में क्या पाया जा रहा था, भ्रंश, कि भूकंप आने का कारण भ्रंश था। चट्टान के नीचे भ्रंश पाए गए, चट्टान में भ्रंश पाए गए, दरार पाए गए, और इसी कारण भूकंप आया था। कहां पर, लातूर में। ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोयना, ठीक है। इसी तरह एक कोयना भूकंप आया था, ये आया था 1967 में, ठीक है। 1967 में कहाँ आया था, ये भी आया था हमारे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था ये हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज जियोग्राफी की श्रृंखला में भूकंप पार्ट 2। जैसा कि इससे पहले हमने आपको भूकंप के बारे में विधिवत जानकारी दे दी थी कि भूकंप किन कारणों से उत्पन्न होता है, भूकंप में कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा हमने और भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई थी, या विश्व में हमारे भूकंप की कितनी पेटियां हैं, ठीक है, जिनके सहारे से भूकंप आता है। आज हम बात करेंगे भारत में भूकंप के क्षेत्र। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, भारत में भूकंपीय क्षेत्र। भारत के ऐसे क्षेत्र जो भूकंप से प्रभावित रहते हैं, जो अधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसी में हम पढ़ेंगे, रीड महोदय ने भूकंप के बारे में एक थ्योरी दी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने आपको जो पेटियां बताई जिनके सहारे से भूकंप आता है, उन पेटियों के विषय में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था कि जो भूकंप की पेटियां, ध्यान से देखना, भूकंप की पेटियां कौन कौन सी थी, विश्व में भूकंप की पेटियां, विश्व में भूकंप की पेटियां कह सकते हैं,
है विश्व में भूकंप का वितरण। ठीक है, कितनी पेटियां दी? 4। ठीक है, कितनी पेटियां दी? 4 पेटियां दी। अगर हम बात करें सबसे पहली हमारी पेटी कौन सी थी? परिप्रशांत पेटी। कौन सी थी? परिप्रशांत पेटी या भूकंपी पेटी। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलता है, जैसे उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसी आधार पे आपको उन्हें चूज करना है। तो परिप्रशांत पेटी के सहारे जो भूकंप आते हैं वो कितने परसेंट? लगभग 63% भूकंप हमारे परिप्रशांत पेटी के सहारे से आते हैं। लगभग 63% भूकंप हमारी प्रशांत पेटी के सहारे आते हैं। ठीक है, दूसरा है, इसी में क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसीलिए हम आपको दोबारा से ही समझा रहे हैं। दूसरा है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी आपने देखा होगा, हमने आपको बताया भी था, फिर से बता देते हैं। ठीक है, मध्य महापेटी कहाँ से? यानी महाद्वीपों के मध्य से होकर गुजरती है। यानी हम बात करें तो हमारे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से या उत्तरी भाग से शुरू होती है और भारत के ऊपरी हिस्से से यानी हिमालय पर्वत से होते हुए, हिंदुकुश पर्वत से होते हुए काकेशस पर्वत और भूमध्य सागर को पार करते हुए किससे मिल जाती है? मध्य महासागरीय पेटी से मिल जाती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे भूकंप कितने परसेंट आते हैं? 21% जो भूकंप है वो हमारे मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे आते हैं। अब तीसरा हमारा बचा मध्य अटलांटिक। मध्य अटलांटिक या इसी को कहा जाता है मध्य सागरीय पेटी। ठीक है, इसके सहारे से लगभग 15% या 14% भूकंप आते हैं और जो बचा हुआ है वो हमारा चौथे में आ जाता है, यानी अन्य पेटी या अन्य प्रकार। ठीक है, जिसमें हमारे 2% आ जाते हैं। ठीक है, पूरा हो गया होगा। तो अगर हम इन्हें काउंट कर ले तो ये लास्ट में हमारा कितना बैठता है? जाके 100%। आपको आंसर देना है, आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर देना है भारत किस पेटी के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे सभी पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, उसी में हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं। जैसे कि हमने कल आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछे, अब लास्ट में ना पूछकर साथ ही साथ पूछते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो भारत किस पेटी के अंतर्गत आता है, या भारत में भूकंप किस पेटी के सहारे आते हैं? भारत में भूकंप किस पेटी के सहारे आते हैं? चलिए कमेंट करके जल्दी से हमें आंसर दीजिए। भारत में भूकंप किस पेटी के सहारे आते हैं? जल्दी देखें कौन कितना ध्यान से या कौन कितना अटेंटिव होकर पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा होगा उसको आंसर तुरंत ही देगा। चलिए इसे आप नोट भी कर लीजिए। आगे बात करते हैं। रीड महोदय ने जो थ्योरी दी है, यानी रीड महोदय ने भूकंप के बारे में एक परिभाषा दी है। ठीक है, चलिए नोट कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं रीड का पुनश्च प्रत्यास्थता सिद्धांत या संकल्पना। पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि रीड महोदय ने जो संकल्पना दी है वो संकल्पना किससे संबंधित है। जो रीड महोदय ने संकल्पना प्रस्तुत की वो संकल्पना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भूकंप से। रीड महोदय ने बताया कि प्रत्येक चट्टान में, ध्यान से सुनना है, प्रत्येक चट्टान में एक निश्चित सीमा तक वलय होने की क्षमता
होती है, यानी एक निश्चित मात्रा में वो बलित हो सकती है या उसे मोड़ा जा सकता है। इससे अधिक जब वो मोड़े जाने का प्रयास किया जाता है, इससे अधिक उसे घुमाने का प्रयास किया जाता है, तो वो क्या होता है, टूट जाती है और टूटकर पुनः संतुलित होने का प्रयास करती है। इसे ही कहा जाता है पुनश्च प्रत्यास्थता। अगर हम पूरी परिभाषा नहीं याद कर सकते हैं तो इतना याद रखना, रीड महोदय ने जो संकल्पना प्रस्तुत की है वो चट्टानों के संबंध में थी, और चट्टानों के संबंध में क्या थी, पुनश्च। पुनश्च किसे कहते हैं, पुनः यानी दोबारा, पुनः मतलब दोबारा, ठीक है। प्रत्यास्था, अगर इसको हम अलग अलग करें तो प्रति स्थिति यानी अपनी पहले वाली स्थिति में आने का प्रयास करती है, यानी प्रत्येक चट्टान में एक निश्चित सीमा तक मोड़े जाने का गुण पाया जाता है, उससे अधिक जब उसे मोड़े जाने का प्रयास किया जाता है तो वह टूट जाती है और टूटने के बाद पुनः स्थिति में आ जाती है। कैसे, जैसे हमारे पास एक पेन था, हमने उसे मोड़ा तो वो थोड़ा मुड़ा, लेकिन हमने उसे ज्यादा मोड़ने का प्रयास किया तो वो दो भागों में विभाजित हो गया। जब वो दो भागों में विभाजित हो गया, आप देख सकते हो जैसे हमारे पास कोई लकड़ी थी या कुछ भी था, हमने क्या किया, उसे मोड़ने का प्रयास किया, उसने इस तरह का आकार ले लिया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब ये वाला भाग दो भागों में विभाजित हो जाएगा तो जो हमारी लकड़ी होगी वो पुनः इस तरह से हो जाएगी, ना कि इस तरह से। तो समझ में आ गया होगा। यानी जो रीड की पुनश्च प्रत्यास्थता की संकल्पना थी उसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक चट्टान में एक वलय होने की एक निश्चित क्षमता होती है, उससे अधिक जब उसे मोड़ा जाता है तो वो टूट जाती है और टूटकर पुनः अपनी स्थिति में आने का प्रयास करती है, जिससे उसमें जो ऊर्जा होती है वो भूपटल पर जाकर टकराती है, जिस कारण भूकंप आते हैं। तो आपने समझ लिया होगा रीड महोदय ने क्या कहा। कभी कभी पूछ दिया जाता है भूकंप से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, ये भी आप लिख लीजिए, इसे हम साफ किए दे रहे हैं। भूकंप के द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है। तो जब भूकंप आता है तो किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को कहते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा। अब रीड का पुनश्च प्रत्यास्थता संकल्पना में आप लिख लीजिए प्रत्येक चट्टान में एक निश्चित मात्रा में वलन का गुण पाया जाता है, इससे अधिक मोड़ने पर, इससे अधिक वलित करने पर या मोड़ने पर चट्टान टूट जाती है तथा ऊर्जा भूपटल पर टकराती है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही प्रत्यास्थ रीड का पुनश्च प्रत्यास्थता संकल्पना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं जब भूकंप आता है, जैसे जब भूकंप का हमें कैसे पता चलेगा, या जो वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे पता कर लेते हैं कि यहाँ पर भूकंप आने वाला। उसका कारण यह है कि हमारे वायुमंडल में, जो हमारा वायुमंडल है, ये भी लिख लो, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में
वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता हो जाती है? किस गैस की प्रधानता हो जाती है? ठीक है, तो जब भूकंप आता है इससे पहले ही हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस अचानक तेजी से बढ़ने लगती है और अनुमान लगाया जाता है कि इस स्थान पर भूकंप के आने की संभावना है। इसके अलावा पशु पक्षियों की हरकतें ऐसी हो जाती है, यानी जो उनका व्यवहार होता है वो अचानक से बदल जाता है। पक्षी अचानक रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। कुत्ते और बिल्लियां अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालने लगती हैं। कुत्ते रोने लगते हैं, बिल्ली भी रोने लगती है। मतलब इस तरह की वो क्या देते हैं, सूचनाएं देते हैं, पूर्व अनुमान, यानी पूर्व से हमें सूचनाएं देने लगते हैं कि कुछ विनाशकारी होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था, कल भी हमने आपको बताया। मुख्य कारण, भूकंप आने का मुख्य कारण भूकंप आने का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक, ध्यान से देखना, प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि हम बात करें भूकंप आने का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक है। प्लेट टेक्टोनिक में अगर हम बात करें हमारी अभिसरण गति भी है, अभिसरण गति भी है, और इसके अलावा हमारी कौन सी गति भी है, मुख्य रूप से अभिसरण गति को ही माना जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी हम कह सकते हैं अभिसरण में ही आ जाती है। यानी मुख्य अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कौन मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो अभिसरण गति हमारी मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कारण क्या, अभिसरण गति में दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिस कारण क्या होता है, जब टकराती हैं तो हमारी जो भूपर्पटी है वो हिल जाती है, उसमें बहुत जोर का झटका लगता है, हिल जाती है, जिस कारण हमें कंपन महसूस होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आप बात करते हैं आगे। ये देखिए हम देख सकते हैं जो प्रशांत महासागर है, ये क्या है, प्रशांत महासागर, ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये सबसे बड़ी प्लेट, यानी अगर हम बात करें भारतीय, अगर हमारे विश्व में सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागरीय है, इसके बाद हमारी दूसरी प्लेट यूरेशियन है, और लगातार प्रशांत प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या होती है, टकराती है। यहाँ पर टकराव होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर टकराव होता है और दूसरा टकराव हमारा कहाँ होता है, इस प्लेट के साथ होता है। यानी ये प्लेटें लगातार क्या होती है, आपस में टकराती हैं। एक तो हमारी अमेरिकन प्लेट प्रशांत प्लेट, दूसरा हमारी अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो जहां पर टकराती, ये भाग हम देख रहे होंगे, हमने पहले भी आपको बताया है, रूस का ऊपरी भाग जिसे कमचटका प्रायद्वीप कहते हैं, रूस का ऊपरी भाग, याद रखना, रूस का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, रूस का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, कमचटका प्रायद्वीप। तो यहाँ से शुरू होता है कमचटका प्रायद्वीप, जिसे हम कहते हैं क्यूराइन द्वीप समूह, एल्यूशियन द्वीप समूह, सखाइन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, फिलिपाइन द्वीप समूह, इसके अलावा हमारे इंडोनेशियन द्वीप समूह। यहाँ पर क्या होता है, भूकंप के तीव्र झटके आते हैं। कारण क्या है, प्लेटें आपस में टकरा रही है, प्लेटें आपस में टकरा रही है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं भारत में भूकंपी क्षेत्र। ठीक है, भारत में ना करके इससे हम थोड़ा सुधार लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत या भारतीय उपमहाद्वीप, एक सेकेंड, भारतीय उपमहाद्वीप। अरे भाई, उपमहाद्वीप क्यों कहा गया, क्योंकि
क्योंकि ये महाद्वीप ना होकर महाद्वीप का एक हिस्सा है, इसलिए से उपमहाद्वीप कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप। चलिए आज हमें अध्ययन करना है भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप। तो हमने ये जाना भूकंप कैसे आता है। जब भूकंप आता है तो जनमानस को बहुत ही ज्यादा हानि होती है। हानि किस कारण होती है दोस्तों? भूकंप तो हर जगह आता है। जापान में पहले, अगर हम बात करें जापान में पहले भूकंप से बहुत ही ज्यादा हानि हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कारण क्या है? अब वहाँ पर जो निर्माण कार्य होते हैं, जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, उसमें भूकंप तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। भूकंप तकनीक का प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे वहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं या जो भी भवन बनाए जाते हैं, तो उसमें हल्की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण अगर बिल्डिंग गिरती भी है या घर गिरते भी हैं तो लोगों की जान नहीं जाती है, या जो भी सामान होता है उसे अधिक नुकसान नहीं होता है। भूकंप निकल गया, फिर से उन्होंने अपने घरों को खड़ा कर लिया। इसके अलावा जो वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें वहाँ भी तो होंगी। या हम बात करें, हमने बात की थी अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास लॉस एंजल्स है, जो कि जहाँ बहुत ही तेज भूकंप के झटके महसूस होते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं। कारण उसका क्या है? जो लॉस एंजल्स है वहाँ पर इमारतें तो बनाई गई हैं, लेकिन उसमें जो इमारतें हैं, इमारतों के नीचे चट्टानों का अध्ययन किया गया, और चट्टानों का अध्ययन करने के बाद उन इमारतों की संरचना इस प्रकार की गई है जिससे भूकंप, यानी हम अगर बात करें तो भूकंप रोधी प्रणाली को ध्यान में रखकर संरचना की गई है। जब भूकंप आता है, भूकंप जिस स्पीड से आता है उसी प्रकार हम आराम से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जो इमारतें होती हैं, इमारतें भी हिलती हैं लेकिन गिरती नहीं है। समझ में आ गया होगा? क्योंकि जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप से जान माल को हानि क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे यहाँ जो इमारतें बनाई जाती हैं या जो भी निर्माण कार्य किया जाता है वह चट्टानों का अध्ययन करके नहीं किया जाता। अगर चट्टानों का अध्ययन करके किया जाए तो ऐसा बिल्कुल ना हो। निर्माण कार्य करने से पहले अगर भूकंप से होने वाले नुकसान को बचाना है तो भूकंप आने से पहले या निर्माण कार्य करने से पहले, चाहे वो भवन निर्माण हो, चाहे पुल निर्माण हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे बांध निर्माण हो, ऐसा करने से पहले नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जब नगर निगम से प्रमाण पत्र आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर पहले जांच होगी, जांच के बाद चट्टानों का अध्ययन किया जाए, इसके बाद ही आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि भूकंप की दृष्टि से आपका वह स्थान सेफ है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड में एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। ठीक है, अब आप ये सोचो, एक पहाड़ पर क्या किया गया? पहाड़ वैसे भी बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, हमने क्या किया? पहाड़ों में ही पानी को रोक दिया। पहाड़ी क्षेत्र में ही, ध्यान से सुनना है, पहाड़ी क्षेत्र से जैसे ही पानी निकलता है हमने उसे क्या कर दिया? उसे रोक दिया। पानी को रोकने से, जैसे पानी आ रहा था, जब हमने उसे रोक दिया तो पीछे की तरफ पानी क्या हुआ? भर गया। एक विशाल कृत्रिम जलाशय का निर्माण हो गया, जो कि सही नहीं था। कारण क्या था? ये प्राकृतिक रूप से नहीं, हमने उसे बांधा, यानी कृत्रिम रूप से हमने उसके साथ छेड़छाड़ की। तो जब हमने उस पानी को रोक दिया तो चट्टानों में क्या हुआ? असंतुलन महसूस होगा कि नहीं होगा? जैसे जब पानी निकल रहा था तो उसी आकार से प्राकृतिक रूप से निकलता था हमने क्या किया? वहां पर हमने पानी को बांध दिया। जब पानी को बांधा, ध्यान से सुनना है, जब पानी को बांधा तो चट्टानों में अस्थिरता आ गई। धीरे धीरे चट्टानों में वलन की क्रिया पड़ेगी और वलन के बाद वहां पर तेज भूकंप आएंगे। तेज भूकंप अगर आएगा, सोचिए उत्तराखंड में एक बांध बना हुआ है, शायद आपको पता होगा, टिहरी बांध। ठीक है, अगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहां पर जो टिहरी बांध बना हुआ है उसका वैज्ञानिकों ने भलीभांति, भूगर्भवेत्ताओं ने भलीभांति अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उसका निर्माण किया गया। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर टिहरी बांध टूट गया तो क्या होगा? अगर टिहरी बांध टूट गया तो दिल्ली पूरा बह जाएगा, पता नहीं चलेगा कि दिल्ली कहाँ गया है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने देना चाहिए।
कारण क्या है, अब आजकल का मनुष्य तकनीक से इतना अधिक जुड़ चुका है, वो इतना अधिक तकनीक से लैस हो चुका है कि वह स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह की योजनाएं और तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप। वैसे हमने सुना है कि नेपाल, हम जानते हैं नेपाल और भूटान भारत का ही हिस्सा थे, भारत से ही टूटकर अलग हुए, लेकिन हमने इसीलिए क्या इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप, कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप आए वो कहाँ आए। भारतीय उपमहाद्वीप को भूकंप की दृष्टि से कितने जोन में बांटा गया है और कौन से जोन या कौन से क्षेत्र किस जोन में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में पहले तो 5 जोन थे, पहले तो 5 जोन हुआ करते थे, अब प्रेजेंट टाइम में 4 जोन है। कौन कौन से? जोन 2, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 6। पहले जोन 1 हुआ करता था, लेकिन जोन 1 क्या कर दिया गया, जोन 1 को अब समाप्त कर दिया गया। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कौन कौन से जोन है, तो 1 2 3 4 जोन नहीं है। कौन कौन से हैं? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जो या आप कह सकते हैं जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, सबसे खतरनाक जोन हमारा कौन सा है? सबसे खतरनाक जोन जोन 5, सबसे संवेदनशील। परेशान नहीं हुए, सब बताएंगे। सबसे संवेदनशील हमारा जोन कौन सा है? जोन 5। कौन सा है? जोन 5। जोन 5 के अंतर्गत क्या कौन सा क्षेत्र आता है? तो जोन 5 के अंतर्गत हमारा ये वाला क्षेत्र, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। यानी जोन 5 के अंतर्गत ध्यान से देखना है, जोन 5 के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आया? तो जोन 5 के अंतर्गत हमारा हिमालयी क्षेत्र आया। कौन सा क्षेत्र आया? हिमालयी क्षेत्र आया। कारण क्या है? हिमालय पर्वत जो है वो हमारा अस्थिर है। ठीक है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यूरेशियन प्लेट, ये यहाँ हमारी कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट के नीचे हमारी इंडियन प्लेट क्षेपित हो रही है। यानी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का लगातार क्या हो रहा है? लगातार टकराव हो रहा है, जिस कारण जो हिमालय पर या हिमालय क्षेत्र पर तेज झटके महसूस किए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र पर तेज झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र हमारा किस जोन में आ गया? जोन 5। ध्यान से देखना है। इसके साथ साथ जो हमारे पूर्वोत्तर की, ये पूर्वोत्तर की श्रेणियां दिख रही होंगी, और इसके साथ साथ ये क्षेत्र आपका, ये किसमें आ जाता है? ये देखिए जोन 5। यानी हिमालयी क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वोत्तर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पूर्वोत्तर का क्षेत्र। परेशान नहीं होइए, परेशान होने की बात नहीं है, धीरे धीरे सीखो, इसीलिए हम आराम से आपको बड़ा बताते हैं। पूर्वोत्तर तथा अंडमान। ठीक है, अब देखिए ये हम आपका के साथ एक एक करके बताते हैं। हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र का बात करें, हिमालय क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से हमारे राज्य आ जाएंगे? जे एंड के। कौन कौन से आ जाएंगे? जे एंड के, पूरा जम्मू कश्मीर। क्लियर? जो हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी जहाँ हिमालय पर्वत का विस्तार है, यानी एक तो हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, इसके साथ साथ हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। क्या हो गया? हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ध्यान से देखना, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हमारा उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के साथ
साथ साथ हमारा सिक्किम हो गया, क्या हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम के साथ साथ बिहार का उत्तरी भाग हो गया, बिहार का उत्तरी भाग हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, क्या हो गए, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, ठीक है। पूर्वोत्तर के राज्य के साथ साथ क्या हो गया, अंडमान निकोबार, क्या हो गया, अंडमान निकोबार। अब की बात कर रहे हैं, अब के इतने क्षेत्र हमारे जोन 5, इसके साथ साथ गुजरात का भुज, यानी हमारा गुजरात का क्षेत्र हो गया। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सबसे संवेदनशील क्षेत्र हमारा कौन सा है, सबसे संवेदनशील क्षेत्र हमारा जोन 5 है। कौन सा है, जोन 5, ठीक है। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए प्लीज। अब गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कच्छ का रण, गुजरात में कच्छ का रण लिख लीजिए, भी हम सब आपको समझा देंगे, ठीक है। तो जोन 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें जोन 4 की, जोन 4 की। तो जोन 4 में हमारा क्या आता है, यानी ये जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इनके निचले हिस्से, इनके निचले भाग, या हम कह सकते हैं उत्तर भारत, उत्तर भारत के राज्य जो हिमालय क्षेत्र से लगे हैं, जो हिमालय क्षेत्र से लगे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, उत्तर भारत के क्षेत्र जो हिमालय से लगे हुए हैं। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे जोन 4 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं जोन 4 की। सर जोन 4 हो गया जोन 3 की, ठीक है। इसकी बात करते हैं जोन 3 की। जोन 3 में हमारा आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों में देखना है हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहां से कहां तक है, अभी आगे बताएंगे भी। ये वाला क्षेत्र यहां से इस तरह का ऐसे है हमारा प्रायद्वीपीय, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो जोन 3 के अंतर्गत हमारा आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। क्या आ जाएगा, जोन 3 के अंतर्गत आता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जोन 2। क्या आता है, जोन 2। जोन 2 के अंदर शेष भाग जो बचते हैं वो हमारे जोन 2 के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब बात करते हैं आगे। देखिए पहले भूगर्भ शास्त्रियों का ये मानना था कि जो भी भूकंप आते हैं तो वो इस कारण आते हैं क्योंकि जो हमारी प्लेटें हैं वो आपस में क्या हो रही है, अभिक्षेपित हो रही हैं। लेकिन जब कोयना और लातूर, ठीक है, दो भूकंप आए और दोनों क्षेत्र हमारे किसके थे, प्रायद्वीपीय भारत के थे, तो इससे उनकी सोच को बहुत बड़ा धक्का लगा, सोच को बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो अध्ययन में इनके निम्न कारणों का पता चला। अध्ययन में निम्न कारणों का पता चला। वो कारण कौन कौन से थे,
वो आप जान लो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लातूर की, ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लातूर भूकंप की। लातूर, ठीक है, लातूर ये स्थान कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। लातूर में भूकंप आया था 1993 में, ठीक है, 1993 में भूकंप आया। और इसका कारण क्या था? जब अध्ययन किया गया, क्योंकि यहाँ ये क्षेत्र हमारा हिमालय से संबंधित नहीं था, पूर्ण स्थिर इसे माना जाता था, लेकिन फिर भी भूकंप आया। तो भूकंप का अध्ययन जब किया गया, यानी कि जब हमारी चट्टानों का अध्ययन किया गया, तो क्या पता चला कि जो चट्टानों में क्या पाया जा रहा था? भ्रंश। कि भूकंप आने का कारण भ्रंश था। चट्टान के नीचे भ्रंश पाए गए, चट्टान में भ्रंश पाए गए, दरार पाए गए, और इसी कारण भूकंप आया था। कहां पर? लातूर में। ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोयना। ठीक है, इसी तरह एक कोयना भूकंप आया था, ये आया था 1967 में, ठीक है, 1967 में। कहाँ आया था? ये भी आया था हमारे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था ये बिल्कुल स्टेबल था, यानी अगर हम बात करें तो स्थिर क्षेत्र था। लेकिन इसमें भूकंप क्यों आया? इसका भी कारण था कोयना बांध। यहाँ पर क्या किया गया था? एक बांध बनाया गया जिसका नाम था कोयना बांध। कोयना बांध बनाने से चट्टानों में खिंचाव हुआ, और खिंचाव के चलते हुए क्या हुआ? जैसे कोयना बांध बनाया गया, बांध कैसे बनाए जाते हैं? विशाल जल को एक पीछे के हिस्से में रोक दिया जाता है। जब रोका गया, जो चट्टान थी नीचे की चट्टान यूं बन गई, इस तरह हो गई। इस तरह होते होते धीरे धीरे जैसे और जल रुकता गया, क्योंकि पीछे से तो जल लगातार आ रहा है, और यहाँ जब बंधा हुआ है तो जल क्या होगा? जल तो बढ़ता जाएगा ना, और दबाव इसी क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये वाली चट्टान और धीरे धीरे बलित हो गई। एक समय ऐसा आया जो नीचे की चट्टान, बांध हमारा नहीं टूटा, नीचे की चट्टान टूट गई। जब नीचे की चट्टान टूटेगी तो हमने क्या भी बताया था कि ये कैसे होने का प्रयास करेगी? तुरंत ही अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करेगी, जिससे नीचे से क्या होता है? नीचे से ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा कहाँ टकराती है? धरातल पर टकराती है आके, जिस कारण भूकंप का अनुभव होता है। इस तरह कोयना भूकंप महाराष्ट्र में आया था, जिससे अधिक जनधन की हानि भी हुई थी। कारण क्या है? जब कोई बांध जब भूकंप आया, तो भूकंप आने से जो जल है, जल क्या करता है? अभी आगे आपको बताएंगे। जल क्या करता है? जल में लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, जिन लहरों को सुनामी नाम दिया जाता है। चलिए तो बात करते हैं आगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं भुज भूकंप की। भुज भूकंप कब आया था? 2001 में। ये स्थान कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में अगर हम बात करें तो कच्छ का रण। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, भूकंप हमेशा प्लेटों के किनारों पर आते हैं। आपने ये कभी सुना यहाँ भूकंप आया या यहाँ भूकंप आया? नहीं। कारण क्या है? जो भूकंप आते हैं वो भूकंप हमेशा प्लेटों के किनारों पर आते हैं, क्योंकि किनारे टकराते हैं, तो हमेशा प्लेटों के किनारों के सहारे ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्लेट ही तो है, प्लेट है, इसी कारण गुजरात में 2001 में भुज भूकंप आया। ठीक है, 2001 में भुज भूकंप आया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे का दिखाते हैं। थोड़ा ही रह गया, परेशान नहीं होइए। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप आने पर सबसे तेज चलने वाली तरंगें, सबसे तेज चलने वाली तरंगें कौन सी हैं?
लिख लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। भूकंप आने पर सबसे तेज चलने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो इतना हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं 2011 की। ठीक है, बात कर रहे हैं 2011 की। नेपाल 2015 सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में एक भूकंप आया था 2011 में। सिक्किम में 2011 में भूकंप आया था जिससे अधिक जान माल की हानि हुई थी। कारण क्या है? सिक्किम का जो क्षेत्र है वो हमारे हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र में पड़ता है तो कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लेटें टकराई होंगी जिसके कारण सिक्किम में क्या हुआ? सिक्किम में सबसे पहले जहां पर भूकंप की तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाएगा, जहां पर सबसे पहले पहुंच जाएंगी ये तरंगे, वहीं पर क्या होगा? वहीं पर भूकंप को महसूस किया जाएगा। तो सिक्किम में 2011 में आया था। इसके चलते ही अगर हम बात करें 2015 को कहां पर आया था? नेपाल के लामजुंग में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू से 30 किलोमीटर दूर इसका सेंटर क्या बना था? लामजुंग। क्या बना था? लामजुंग। ठीक है, यानी लामजुंग में इसे महसूस किया गया था और विशाल धन जन की हानि हुई थी। नेपाल में कब आया था? 2015 को। कारण क्या है? ये क्षेत्र हमारे किस क्षेत्र में पड़ता है? ये जो हमारा क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता है? हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत। और हिमालय कारण वही है जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटें लगातार अविचलित हो रही हैं। कौन सी दो प्लेटें? इधर से हमारी इंडियन प्लेट, ठीक है, और इधर से हमारी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, लगातार क्या हो रहा है? एक दूसरे में अविचलित हो रही है, जिस कारण क्या? जिस कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हिमालय क्षेत्र में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य, वो भी जोन 5 में आते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो भी हमारे भूकंप के जोन 5 में ही आता है। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपदा क्या होती है? जब आने वाली, यानी भूकंप हो, ज्वालामुखी हो या सुनामी हो, आने से जब मानव को यानी जन धन की हानि होती है तो वह हमारे लिए आपदा बन जाती है। जब तक जन धन की हानि नहीं होती तब तक वह हमारे लिए आपदा नहीं है। इसके उपाय के लिए, क्योंकि भूकंप को इतनी जल्दी महसूस नहीं किया जाता है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है, इतनी जल्दी अलर्ट नहीं किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कारण के इससे इसको रोकने का एक ही उपाय है कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य जो किए जा रहे हैं वो चट्टानों का अध्ययन करके ही किए जाए। चलिए, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है जोन। अरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, भूकंपी जोन भारत में कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तीसरा क्वेश्चन, भूकंपी जोन भारत में कौन कौन से हैं? हो गया। चौथा क्वेश्चन, लातूर भूकंप किस कारण आया? जो लातूर में भूकंप आया था वो किस कारण आया था? आंसर करिए, लातूर भूकंप किस कारण आया था? जल्दी से प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
समूह किस जोन में आता है? किस जोन में आता है? ठीक है, जल्दी से आंसर करिए प्लीज। तो दोस्तों जैसे ही ये श्रृंखला हमारी आगे बढ़ती रहेगी, लगभग इसी के बीच में आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। देखिए, हमने आपसे एक बार क्या कहा था कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे ही, यानी एक्सरसाइज के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमने किस चैप्टर से यानी किस टॉपिक से कितना सीखा। हमें अगर उस टॉपिक से कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं उसे उसका कुछ भाग छोड़ दिया है। कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम बता रहे हैं कोई पॉइंट हमारे माइंड से निकल जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है, तो एक्सरसाइज में जब वो क्वेश्चन आता है तो उससे भी आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो आप आंसर दीजिए, देखें आप कितना सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। चलिए, तो वही आपको क्विज की सीरीज मिलती रहेगी और इसके साथ ही साथ प्रत्येक शाम 8 बजे आना नहीं भूलिए लाइव, एंड प्लीज सब्सक्राइबर बढ़वाओ और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। चलते हैं, ओके बाय, गुड नाइट।